स्वागत है मेरे चैनल प्रकृति राकेश छोटू में। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार। आज हम आप सबों के सामने मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास गोदान का भाग 5 को लेकर आया हूँ। जो पिछला भाग नहीं देखे हैं कृपया प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। अब आगे। क्या जानती नहीं कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ, फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरी होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव ही नहीं है? और गांव क्यों छोड़े? माता दीन ने चमारिन बैठा ली तो किसी ने क्या कर लिया? दाता दीन ने दांत कटकटा कर रह गए। माता दीन ने इतना जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते हैं और अब तो अलग भोजन नहीं पकाते। दाता दीन और वह साथ बैठकर खाते हैं। झिंगुरी सिंह ने ब्राह्मणी रख ली, उनका किसी ने क्या कर लिया? उनका जितना आदर मान तब था उतना आज भी है, बल्कि और बढ़ गया है। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब उसके रुपए से महाजन बन बैठे। ठकुराई का रोब तो था ही, महाजनी का रोब भी जम गया। मगर फिर ख्याल आया कहीं झुनिया दिल लगी नो कर रही हो, पहले इसकी ओर से निश्चित हो जाना आवश्यक है। उसने पूछा, मन से कहती हो झुना कि खाली लालच दे रही हो? मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी हो जाओगी। तुम मेरे हो चुके कैसे जानूं? तुम जान भी चाहो तो दे दूं। जान देने का अर्थ भी समझते हो? तुम समझा दो ना। जान का अर्थ है साथ रहकर निवाह करना, एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निवाह करते रहना। चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप, भाई बंधु, घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। मुंह से जान देने वाले बहुत देख चुकी। भौरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं। तुम भी वैसे ही उड़ जाओगे। गोबर के एक हाथ में गाय की पगहिया थी, दूसरे हाथ से झुनिया का हाथ पकड़ लिया, जैसे बिजली के तार पर हाथ गया हो। सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से कांप उठी। कितनी मुलायम गुदगुदी कोमल कलाई। झुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व ही न हो। फिर क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा झुना, और मरते दम तक निभाऊंगा। झुनिया वो विश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो मुझे बता दो, सचेत हो जाऊं। ऐसों को मन नहीं देती, उनसे तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूँ। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ। एक से एक बाबू, महाजन, ठाकुर, वकील, अमले, अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहता है। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है, झुनिया तरसा मत। कोई मुझे नसीली चितवन से घूरता है, मानो मारे प्रेम के बेहोश हो गया है। कोई रुपए दिखाता है, कोई गहने, सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं। उम्र भर बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं उन सबों की नस पहचानती हूँ। सब के सब भौरे रस लेकर उड़ जाने वाले हैं। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नजरों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। वह मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू न आएंगे। वह मर जाए तो मैं कहूंगी, अच्छा हुआ निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊंगी उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊंगी। सुख में, संपत में, विपत में उसके साथ रहूंगी। हरजाई नहीं हूँ कि सबसे हंसती बोलती फिरूं। नो रुपये की भूखी हूँ, नो गहने कपड़े की, बस भले आदमी का संग चाहती हूँ।
जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आधा सेर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं नेवते पे गई थी, मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लिए भीतर चली गई। वहाँ पुकारती हूँ, बहू जी बहू जी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ तो पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई इसकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद कर लिए? क्या बहू जी कहीं गई है? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा, वह एक नेवते में गई है, और मेरी ओर 2 पग और बढ़ाया। मैंने कहा, तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं तो मैं जाती हूँ। बोला, आज तो तुम यहाँ से न जाने पाओगी झूनी रानी, रोज रोज कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो, आज मेरे हाथ से न बचोगी। तुमसे सच कहती हूँ गोबर। मेरे रोए खड़े हो गए। गोबर आवेश में बोला, मैं बच्चा को देख पाऊँ तो खोद कर जमीन में गाड़ दूं, खून चूस लूं, तुम मुझे दिखा तो देना। सुनो तो, ऐसों का मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफी हूँ। मेरे छाती धक धक करने लगी। यह कुछ बदमाशी कर बैठे तो क्या करूँगी? कोई चिल्लाना भी तो न सुनेगा। लेकिन मन में यह निश्चय कर लिया था कि मेरी देह छुई तो दूध भरी हांडी उसके मुंह पर पटक दूंगी। बला से 4-5 सेर दूध जाएगा, बच्चा को याद तो हो जाएगा। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में नो रहना पंडित जी, मैं अहीर की लड़की हूँ, मूछ का एक एक बाल चुनवा लूंगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्रे में कि दूसरे की बहू बेटी को अपने घर में बंद कर बेइज्जत करो, इसलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने पैर पड़ने, एक प्रेमी का मन रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा झूनी रानी। कभी कभी गरीबों पर दया क्या करो, नहीं भगवान पूछेंगे। मैंने तुम्हें अपना रूप धन दिया था, तुमने उससे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया, तो क्या जवाब दोगी? मैं विप्र हूँ, रुपये पैसे का दान तो रोज ही पाता हूँ, आज रूप का दान दे दो। मैंने यूं ही उसका मन परखने को कह दिया, मैं 50 रुपये लूंगा। सच कहती हूँ गोबर। तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकाल मेरे हाथ में देने लगा, और जब मैंने नोट जमीन पर गिरा दिए और द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले से ही तैयार थी। हांडी उसके मुंह पर दे मारी, सिर से पांव तक सराबोर हो गया, चोट भी खूब लगी। सिर पकड़कर बैठ गया और लगा हाय हाय करने। मैंने देखा अब यह कुछ नहीं कर सकता, तो पीठ में 2 लात जमा दी और किवाड़ खोलकर भागी। गोबर ठट्ठा मारकर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा में भी धूल गई होगी, मूछें भी क्यों न उखाड़ ली। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई। उसकी घरवाली आ गई थी, अपने बैठक में सर में पट्टी बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूं? पंडित लगा हाथ जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दूं। सिर जमीन पर रगड़ कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है जूना। यही समझ लो कि पंडिताइन मुझे जीता न छोड़ेगी। मुझे भी उस पर दया आ गई। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। यह तुमने क्या किया? उसकी औरत से जाकर कह क्यों नहीं दिया? जूतों से पीटती। ऐसे पाखंडियों पर दया न करनी चाहिए। तुम मुझे कल उसकी सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसी मरम्मत करता हूँ। झुनिया ने उसके अर्ध विकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उसे न पाओगे, खास देव है, मुफ्त का माल उड़ाता है कि नहीं। गोबर अपने यौवन का तिरस्कार कैसे सहता, डिंग मारकर बोला, मोटा होने से क्या होता है, यहाँ फौलाद की हड्डियां हैं, 300 डंड रोज मारता हूँ, दूध घी नहीं मिलता तो अब तक सीना यूं निकल आया होता। यह कहकर उसने छाती फैला कर दिखाई। झुनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा। अच्छा, कभी दिखा दूंगी, लेकिन वहाँ तो सभी एक से हैं, तुम किस किस की मरम्मत करोगे? नो जाने
मर्दों की क्या आदत है कि जहाँ कोई जवान सुंदर औरत देखी और बस लगे घूरने, छाती पीटने। और यह जो बड़े आदमी कहलाते हैं ये तो नीरे लंपट होते हैं। फिर मैं तो कोई सुंदरी नहीं हूँ। गोबर ने आपत्ति की, तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे में बिठा लो। जुनिया ने उसकी पीठ में हल्का सा घूंसा जमाया। लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने। मैं जैसे कुछ हूँ वह मैं जानती हूँ, मगर इन लोगों को तो जवान मिल जाए घड़ी भर मन बहलाने को, और क्या चाहिए। गुण तो आदमी उसमें देखता है जिसके पास जन्म भर निवाह करना हो। सुनती भी हूँ और देखती भी हूँ। आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है। जिस मोहल्ले में मेरी ससुराल है उसी में गपड़ू नाम के काश्मीरी रहते थे। बड़े आदमी थे। उनके यहाँ 5 सेर दूध लगता था। उसकी 3 लड़कियां थी, कोई 20-20, 25-25 की होगी, एक से एक सुंदर। तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक शायद कॉलेज में पढ़ाती भी थी। 300 का महीना पाती थी। सितार वह सब बजावे, हारमोनिया वह सब बजावे, नाचे वह, गावे वह, लेकिन ब्याह कोई न करती थी। राम जाने वह किसी मर्द को पसंद नहीं करती थी कि मर्द उन्हीं को पसंद नहीं करता था। एक बार मैंने बड़ी बीबी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग यह रोग नहीं पालते, मगर भीतर ही भीतर खूब गुलछर्रे उड़ाती थी। जब देखूं 2-4 लोंडे उनके घेरे हुए हैं। जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने जाती थी। सारे शहर में उनकी लीला मशहूर थी। गपड़ू बाबू सिर नीचा किए जैसे मुंह में कालिक सी लगाए रहते थे। लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सब की सब खुल्लम खुल्ला कहती थी, तुमको हमारे बीच में बोलने का कुछ मजाल नहीं है। हम अपने मन की रानी हैं। जो हमारी इच्छा होगी वह हम करेंगे। बेचारा बाप जवान जवान लड़कियों से क्या बोले। मारने बांधने से रहा, डांटने डपटने से रहा, लेकिन भाई बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए। वह जो कुछ करे सब ठीक है। उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। मेरी समझ में तो यही नहीं आता कि किसी का रोज रोज मन कैसे बदल जाता है। क्या आदमी गाय बकरी से गया बीता हो गया है। लेकिन किसी को बुरा नहीं कहती भाई। मन को जैसा बनाओ वैसा बनता है। ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें रोज रोज की दाल रोटी के बाद कभी मुंह का स्वाद बदलने के लिए हलवा पूड़ी भी चाहिए। और ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें घर की रोटी दाल देखकर ज्वर आता है। कुछ बेचारियां ऐसी भी है जो अपने रोटी दाल में ही मगन रहती है। हलवा पूड़ी से उन्हें कोई मतलब नहीं। मेरी दोनों भावजों ही को देखो। हमारे भाई काने कुबड़े नहीं हैं। 10 जवानों में एक जवान है, लेकिन भावजों को नहीं भाते। उन्हें तो वह चाहिए जो सोने की बालियां बनवाए, महीन साड़ियां लाए, रोज चाट खिलाए। बालियां और मिठाइयां मुझे कम अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो कहो कि इसके लिए अपनी लाज बेचती फिरूं तो भगवान इससे बचाए। एक के साथ मोटा झूठा खा पहनकर उम्र काट देना बस अपना तो यही राग है। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झांक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरत के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यही समझ लो, मैंने तो अपने आदमी से साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी भी जो इच्छा होगी वह करूंगी। यह चाहे कि तुम अपने मन की करो और औरत को मार के डर से अपने काबू में रखो तो यह न होगा। तुम खुले खजाने करते हो, वह छिप कर करेगी। तुम उसे जलाकर सुखी नहीं रह सकते। गोबर के लिए यह एक नई दुनिया की बातें थी। तन्मय होकर सुन रहा था। कभी कभी तो आप उसके पांव रुक जाते, फिर सचेत होकर चलने लगता। जुनिया ने पहले अपने रूप से मोहित किया था,
आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से भरी बातों और अपने सतीत्व के बखान से मुग्ध कर लिया। ऐसे रूप गुण की आगरी उसे मिल जाए तो धन्य भाग। फिर वह क्यों पंचायत और बिरादरी से डरे। झुनिया ने जब देख लिया कि उसका रंग गहरा जम गया तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत में काटती हुई बोली, अरे यह तो तुम्हारा गांव आ गया। तुम भी बड़े मुरहे हो, मुझसे कहा भी नहीं कि लौट जाओ। यह कहकर वह लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह करके कहा, एक छीन के लिए मेरे घर क्यों नहीं चली चलती। अम्मा भी तो देख ले। झुनिया ने लज्जा से आंखें चुराकर कहा, तुम्हारे घर यूं ना जाऊंगी। मुझे तो यही अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ अब कब आओगे। रात भर मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी। चलो आना, मैं अपने पिछवाड़े मिलूंगी और जो न मिली तो लौट जाना। तो फिर मैं न आऊंगा। आना पड़ेगा, कह देती हूँ। तुम भी वचन दो कि मिलेगी। मैं वचन नहीं देती तो मैं भी नहीं आता। मेरी बला से झुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे पर अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। झुनिया जानती थी वह आएगा, कैसे न आएगा। गोबर जानता था वह मिलेगी, कैसे न मिलेगी। गोबर जब वह अकेला गाय हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से गिर पड़ा है। जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे और बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उनके सिपाही वर्दियां डांटे, नीले साफे बांधे जनता पर रोब जमाते फिरते थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पाग बांधे मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। वह जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए हैं, उनका नाम पंडित ओंकार नाथ है। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं, जिन्होंने देश चिंता ने घुला डाला है। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में हैं, वह है तो वकील, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और ताल्लुकेदारों को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी। तनख्वाह और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंज पैजामा पहने हुए हैं, मिस्टर बी मेहता है। बी मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में हैं और शगुन के उत्सव पर निमंत्रित हुए हैं। आज सारे इलाके के असामी आएंगे और शगुन के रुपये भेंट करेंगे। शाम को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपये शगुन के दिए हैं और गुलाबी मिर्जई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटने तक कछनी काछे, हाथ में एक खुरपी लिए और मुख पर पाउडर लगवाए राजा जनक का माली बन गया है और गरुड़ से इतना फूल उठा है मानो यह सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा है। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे, गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा जिस पर सरबती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। पंडित ओंकार नाथ ने पूछा, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यहाँ वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपनी रावटी के सामने कुर्सियों पर बिठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन। नाटक कोई अच्छा न मिला, कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटों में भी खत्म न हो और इतना क्लिष्ट कि शायद यहाँ एक व्यक्ति भी उसका अर्थ न समझे। आखिर मैंने स्वयं एक प्रहसन लिख डाला जो 2 घंटों में पूरा हो जाएगा। ओंकार नाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबी में ही चमकती है, दीपक की भांति जो अंधेर में ही अपना प्रकाश दिखाता है। उपेक्षा के साथ जिसे छिपाने की भी उन्होंने चेष्टा नहीं की। पंडित ओंकार नाथ ने मुंह फेर लिया।
मिस्टर तनखा ने बेमतलब की बातों में न पड़ना चाहते थे, फिर भी राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्होंने कुछ बोलने का अधिकार है। बोले, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हो। अच्छे से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथ में पड़कर बुरा हो सकता है। जब तक स्टेज पर शिक्षित अभिनेत्रियां नहीं आती, हमारी नाट्य कला का उद्धार नहीं हो सकता। अब की तो आपने काउंसिल में प्रश्नों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। दर्शन के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन न कर सकते थे। विरोध तो करना चाहते थे, पर सिद्धांत की आड़ में उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक कई साल के परिश्रम से लिखी थी। उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी उसकी शतांश भी नहीं हुई थी। इससे बहुत दुखी थे। बोले, भाई मैं प्रश्नों का कायल नहीं, मैं चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छु है, उन्हें तरह तरह की रियायत देना चाहते हैं। आप जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का श्राप कहते हैं, फिर भी जमींदार है। वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार है। अगर आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए, तो पहले आप खुद शुरू करें। काश्तकारों को बगैर नजराने लिए पट्टे लिख दें, बेगार बंद कर दें, इजाफा लगान को तिलांजलि दे दें, चरावर जमीन छोड़ दें। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। राय साहब को आघात पहुंचा। वकील साहब के माथे पर बल पड़ाए और संपादक जी के मुंह में जैसे कालिख लग गई। वह खुद समिष्टवाद के पुजारी थे, पर सीधे घर में आग न लगाना चाहते थे। तनखा ने राय साहब की वकालत की। मैं समझता हूँ कि राय साहब का अपने असामियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदार वैसे ही हो जाए तो यह प्रश्न ही न रहे। मेहता ने हथौड़े की दूसरी चोट जमाई। मानता हूँ आपका अपने असामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न यह है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण क्या है? यह नहीं हो सकता कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है। गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं अधिक सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, हम या तो साम्यवादी है या नहीं है तो उसका व्यवहार करें, नहीं है तो बकना छोड़ दे। मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुल कर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। यह मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिप कर खाना यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता भी कहता हूँ और धूर्तता भी, जो वास्तव में एक है। राय साहब सभा चतुर आदमी थे। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहने का उन्हें अभ्यास था। कुछ असमंजस में पड़े हुए बोले, आपका विचार बिल्कुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं मैं आपकी साफ गोई का कितना आदर करता हूँ, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि अन्य यात्राओं की भांति विचारों की यात्रा में भी पड़ाव होते हैं, और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं उस वातावरण में पला हूँ जहाँ राजा ईश्वर है और जमींदार ईश्वर के मंत्री। मेरे स्वर्गवासी पिता सामियों पर इतनी दया करते थे कि पाले या सूखे में कभी आधा और कभी पूरा लगान माफ कर देते थे। अपने बखार से अनाज निकालकर असामियों को खिला देते थे। घर के गहने बेचकर कन्याओं के विवाह में मदद देते थे, मगर उसी वक्त तक जब तक प्रजा उनको सरकार और धर्मावतार कहती रहे, उन्हें अपना देवता समझकर उनकी पूजा करती रहे। प्रजा का पालन उनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर वह कौड़ी का एक दांत भी फोड़कर देना न चाहते थे।
मैं उसी वातावरण में पला हूँ और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे जो कुछ करूँ, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूँ और यह मानने लगा हूँ कि जब तक किसानों को ये रियायतें अधिकार के रूप में न मिलेगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकती। स्वेच्छा अगर अपना स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे गर्भ को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे व्यवस्था कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करे और अधिक लोग पीसे और खपे कभी सुखद नहीं हो सकती, कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा, जिसे मैं पूंजी का ही एक रूप समझता हूँ, इनका किला जितनी जल्द टूट जाए उतना ही अच्छा है। जिन्हें पेट की रोटी मैसर नहीं, उनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हजार फटकारे यह हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी। इस व्यवस्था ने हम जमींदारों में कितनी विलासिता, कितना दुराचार, कितनी पराधीनता और कितनी निर्लज्जता भर दी है, यह मैं खूब जानता हूँ। लेकिन मैं उन कारणों से इस व्यवस्था का विरोध नहीं करता। मेरा तो यह कहना है कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से भी इसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। इस शान को निभाने के लिए हमें अपनी आत्मा की इतनी हत्या करनी पड़ती है कि हमें आत्माभिमान का नाम भी नहीं रहा। हम अपने असामियों को लूटने के लिए मजबूर है। अगर अफसरों को कीमती डालियां नो दे तो बागी समझे जाए, शान से नो रहे तो कंजूस कहलाए। प्रगति की जरा सी आहट पाते ही हम कांप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, नो पुरुषार्थ ही रह गया। बस हमारी दशा उन बच्चों की सी है जिन्हें चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता है, बाहर से मोटे, अंदर से दुर्बल, सत्वहीन और मोहताज। मेहता ने ताली बजाकर कहा, हियर हियर, आपकी जवान में जितनी बुद्धि है काश उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती। खेद यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहार में न लाते। ओंकारनाथ बोले, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता। हमें समय के साथ चलना भी है और उसे अपने साथ चलाना भी। बुरे कर्मों में ही सहयोग की जरूरत नहीं होती, अच्छे कामों के लिए भी सहयोग उतना ही जरूरी है। आप ही क्यों 800 रुपये महीने हड़पते हैं जब आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपये में अपना निर्वाह कर रहे हैं। राय साहब ने ऊपरी खेद लेकिन भीतरी संतोष से संपादक जी को देखा और बोले, व्यक्तिगत बातों पर आलोचना न कीजिए संपादक जी, हम यहाँ समाज की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। मिस्टर मेहता उसी ठंडे मन से बोले, नहीं नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता। समाज व्यक्ति ही से बनता है और व्यक्ति को भूलकर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। मैं इसलिए इतना वेतन लेता हूँ कि मेरा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। संपादक जी को अचंभा हुआ, अच्छा तो आप वर्तमान व्यवस्था के समर्थक है। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। कुश्ती का जोड़ बदल गया। राय साहब किनारे खड़े हो गए। संपादक जी मैदान में उतरे। आप 20वीं शताब्दी में ऊंच नीच का भेद मानते हैं? जी हाँ, मानता हूँ और बड़े जोरों से मानता हूँ। जिस मत के आप समर्थक है वह कभी तो कोई नई चीज नहीं। जब से मनुष्य में ममतव्य का विकास हुआ तभी उस मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो और ईसा सभी समाज में समता के प्रवर्तक थे,
यूनानी और रोमन और सीरियाई सभी सभ्यताओं ने उसकी परीक्षा की, पर वो प्राकृतिक होने के कारण कभी वह अस्थायी न बन सकी। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ अगर आप इस विषय पर कोई लेख माला शुरू कर दे। जी, मैं अपना इतना अहमक नहीं हूँ। अच्छी रकम दिलवाए तो अलबत्ता। आपने सिद्धांत ऐसा लिया है कि खुले खजाने पब्लिक को लूट सकते हैं। मुझ में और आप में अंतर इतना ही है कि मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर चलता हूँ। आप लोग मानते कुछ है, करते कुछ है। धन को आप किसी उपाय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को और रूप को, प्रतिभा और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुओं के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा। रूप के चौखट पर बड़े बड़े महीप नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूस की मिसाल देंगे, वहां इसके सिवा और क्या है कि मिल के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप ले लिया है। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी। तस्तरी में पान आ गए थे। राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए कहा, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति बीज बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं। दूसरी मोटर आ पहुंची और मिस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर है। दो देवियां भी उनके साथ थी। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वह जो खद्दर की साड़ी पहने बहुत गंभीर और विचारशील सी है, मिस्टर खन्ना की पत्नी कामनी खन्ना है। दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए है और जिनकी मुख छवि पर हंसी फूटी पड़ती है, मिस मालती है। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ाई है और अब प्रैक्टिस करती है। ताल्लुकेदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है। आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। गात कोमल पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई है। झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण, बाला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ प्रदर्शन, जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव, मनोद्गारों पर कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोप सा हो गया है। आपने मिस्टर मेहता से हाथ मिलाते हुए कहा, सच कहती हूँ आप सूरत से ही फिलोसफर मालूम होते हैं। अपनी नई रचना में तो आपने आत्मवादियों को उधेड़ कर रख दिया। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे जी में ऐसा आया कि आपसे लड़ जाऊं। फिलोसफरों में सो हृदयता क्यों गायब हो जाती है? मेहता झेप गए। बिना ब्याहे थे और नवयुग के रमणियों से पनाह मांगते थे। पुरुषों की मंडली में खूब चाहते थे, मगर जो ही कोई महिला आई और आपकी जवाब बंद हुई, जैसे बुद्धि पर ताला लग जाता था। स्त्रियों से शिष्ट व्यवहार तक करने की सुधि न रहती थी। मिस्टर खन्ना ने पूछा, फिलोसफरों की सूरत में क्या खास बात होती है देवी जी? मालती ने मेहता की ओर दया भाव से देखकर कहा, मिस्टर मेहता बुरा न माने तो बतला दूं। खन्ना मिस मालती के उपासकों में था। जहां मिस मालती जायम वहां खन्ना का पहुंचना लाजिम था। उसके
आसपास भौरे की तरह मंडराते रहते थे। हर समय उनकी यही इच्छा रहती थी कि मालती से अधिक से अधिक वही बोले, उनकी निगाह अधिक से अधिक उन्हीं पर रहे। खन्ना ने आंख मारकर कहा, फिलोसफर किसी की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी यही सिफत है। तो सुनिए, फिलोसफर हमेशा मुर्दा दिल होते हैं। जब देखिए अपने विचारों में मग्न बैठे हैं, आपकी तरफ ताकेंगे मगर आपको देखेंगे नहीं। आप उनसे बातें किए जाए कुछ सुनेंगे नहीं, जैसे शून्य में उड़ रहे हो। सब लोगों ने कहा मारा। मिस्टर मेहता जैसे जमीन में गड़ गए। ऑक्सफोर्ड में मेरे फिलॉसफी के प्रोफेसर हस्बैंड थे। खन्ना ने टोका, नाम तो निराला है। जी हाँ, और थे कुंवारे। मिस्टर मेहता भी तो कुंवारे हैं। यह रोग सभी फिलोसफरों को होता है। अब मेहता को अवसर मिला, बोला, आप भी इसी मरज में गिरफ्तार है। मैंने प्रतिज्ञा की है, किसी फिलोसफर से शादी करूंगी, और वह वर्ग शादी के नाम से घबराता है। हस्बैंड साहब तो स्त्री को देखकर घर में छिप जाते थे। उनके शिष्यों में कई लड़कियां थी। अगर उनमें से कोई कभी कुछ पूछने के लिए उनके ऑफिस में चली जाती थी तो आप ऐसे घबरा जाते जैसे